अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। इस वीलॉग को आखिर तक देखने के बाद आप एक जुमला कहेंगे जो हर शख्स मुसीबत में कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान कहाँ पहुँच चुका है और मुहाफ़िज़ों ने हमारे साथ किस लेवल पे जाकर के ज़्यादती की है, कौन लोग इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अपडेट्स हैं, हुकूमत के डाके मारने की नई नई स्कीम्स आई हैं। बुशरा बेगम के हवाले से खान साहब का एक बहुत अहम पैगाम आया है। आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ करप्शन पे बयानात दे रहे हैं। सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर में मुझे बताएं कितने लोग हैं। चलें आपको आसान कर देता हूँ, 14 लोग हैं इस तस्वीर के अंदर, और इसमें चाइनीज़ कितने हैं? सिर्फ 2। अब मरीम नवाज़ ये रेवड़ लेकर के गई हैं जो पाकिस्तानियों का साथ, बैग उठाने के लिए अलग, कैमरे पकड़ने के लिए अलग, पर्स उठाने के लिए अलग, फाइलें पकड़ने के लिए अलग, साथ चहलकदमी करने के लिए अलग, खुसूसी त्यारा जो एयरफोर्स का साथ लेके गई हैं उसमें चाय पिलाने के लिए अलग, टिशू पकड़ाने के लिए अलग, कॉफ़ी पिलाने के लिए अलग। तो ये रेवड़ जो है इनके साथ, इस वक्त चाइना में यही रेवड़ सड़कों पे घूम रहा है, कभी फैक्ट्रियों में, कभी ट्रैक्टर पे चढ़ के टिकटॉकें बन रही हैं। इस पूरी तस्वीर में जो मेज़बान मुल्क है, जिन्होंने रिसीव किया, जिन्होंने इस्तकबाल किया, उनके सिर्फ 2 लोग हैं, और वो 2 लोग जिनको जैसा कि मैंने आपको कल वीलॉग करके बताया कि किन्होंने इसका इस्तकबाल किया, कैसे बैठक में पीले सोफ़ों पे जाकर के बिठाया, क्या बदनामी हुई सारी दुनिया के सामने। अब जहाँ भी कोई ऑफिशियल तस्वीर आती है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फैमिली गई हुई है, फ्रेंड्स एंड फैमिली, चिड़ियाघर घूमने के लिए, वो ज़ेबरे के पास खड़े होकर तस्वीरें बना रहे हैं, वो ज़राफ़ा नज़र आ गया तो उसके पास खड़े होकर तस्वीरें बना रहे हैं। ये जो भी तस्वीरें इस वक्त नून लीग का सोशल मीडिया पंजाब हुकूमत शेयर कर रही है, उस तस्वीर में पाकिस्तानी ही नज़र आ रहे हैं। एक आध चाइनीज़ कहीं बीच में खड़ा बेचारा घबराया हुआ दिखता है, उसके अलावा तो चाइनीज़ हैं ही नहीं। तो ये कितनी बेइज्जती का मकाम है कि मेज़बान मुल्क इनको अहमियत ही नहीं दे रहा, वो अपने लोग तक इनके पास खड़े नहीं कर सकता इनकी तस्वीर के लिए। तो ये हाल, ये हैसियत, ये औकात मरीम नवाज़ की। अगली आपको खबर देता हूँ, अफसोसनाक खबर। हुकूमत ने इस वक्त एक ग्रुप बनाया है, जो ग्रुप लोगों से मोबाइल लूटेगा, लोगों से उनकी कीमती एशिया एयरपोर्ट पर लूटेगा। ऑफिशियल तौर पे लाइसेंस जारी किया गया है ग्रुप को। अब सीन ये है कि महविश कमास साहिबा की ट्वीट आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो कहती हैं, बैरून मुल्क से मोबाइल लाने वाले होशियार हो जाएं। वो लिखती हैं, बैरून मुल्क से कमर्शियल मिकदार में एशिया साथ लाने पर मुकम्मल पाबंदी का फैसला। $1200 से जायद मालियत की एशिया कमर्शियल तजारत तस्वर की जाएंगी। एक मोबाइल फ़ोन के सिवा तमाम मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर लिए जाएंगे। इजाफी एशिया ड्यूटी टैक्स जुर्माना अदा करने के बावजूद क्लियर नहीं होंगी। अब दुनिया में तकरीबन 40% लोग ऐसे हैं जो 2 मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मेरा अपना जो काम है, मेरा जो प्रोफेशन है, इसके लिए मुझे 2 फ़ोन चाहिए होते हैं। एक पे मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, दूसरे पे मेरे पास डाटा होता है जिसे मैं पढ़ता हूँ। ये मेरी ज़रूरत है। तो अब अगर मैं ये 2 मोबाइल लेकर के जाऊंगा तो एक मोबाइल मेरा जब्त कर लेंगे ये। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इतना बेसिक ह्यूमन राइट है जो कि एक आदमी 2 फ़ोन रखना चाहता है, वो 2 मोबाइल फ़ोन नहीं रख सकता पाकिस्तान के अंदर। इसकी वजह पता है क्या है आपको? ये देखें, ये जो मोबाइलों के बिज़नेस, इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस होते हैं ना, ये आम आदमी की पहुँच से दूर रखे जाते हैं। ये सब इन्हीं हुकूमत की काबीना के लोगों के हवाले किए जाते हैं, उन्हीं को लाइसेंस मिलते हैं, वही ये काम करते हैं और फिर इससे अरबों रुपया कमा करके पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं। तो अब कोई आदमी अगर छोटे लेवल पे ये काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने कोशिश की, 3 मोबाइल साथ ले गए, तो वहाँ पे जाके एक आध अगर बिक गया तो कोई 50-60 हज़ार का फ़ायदा हो गया, तो गरीब के वो भी कमाने नहीं देने। अब असल गेम बताता हूँ आपको। अब असल गेम ये है कि अब ज़ाहिर है जब मुल्क में आइन नहीं रहा, अदालत नहीं रही, कानून नहीं रहा, तो फिर इस रजीम के करीब जितने भी लोग हैं वो दिहाड़ियाँ लगाने के नए नए तरीके हुकूमत को बताते हैं कि देखें यहाँ से हम इतना कमाएंगे, इतना आपको देंगे। तो फिर इस तरह के कवानीन बनते हैं। अब ये लाखों की तादाद में पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर लोगों से मोबाइल जब्त किए जाएंगे, 1200 से ज़्यादा मालियत के सामान जब्त किए जाएंगे, और वो ड्यूटी टैक्स अदा करने के बाद, जुर्माने अदा करने के बाद भी रिलीज़ नहीं होंगे। तो वो जाएंगे कहाँ? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। वो वहीं पे जाएंगे जो ग्रुप तैयार किया गया है कि कमाओ और हमें भी दो। ये करोड़ों अरबों रुपयों का पाकिस्तानियों का माल ओवरसीज़ का ये लूटा जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर ऑफिशियल तरीके से, कानून के मुताबिक। अब देखें, ये ARY पे खबर चली है, मैं खुद से आपको नहीं बता रहा है, पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स ने बताया कि 1200 से ज़्यादा मालियत का सामान जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा।
दूसरा मोबाइल, जो एक बुनियादी हक है हर इंसान का यार। ये दुनिया के कौन से मुल्क में ये होता है? ये कहां लेकर के आ गए हैं पाकिस्तान को? फिर कहते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता। कौन इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में भाई? और लोगों ने हाथों में 50-50 हजार डॉलर की घड़ियां पहनी होती हैं, और नॉर्मल से नॉर्मल आम से आम घड़ी, कोई लग्जरी चीज, कोई खातून का बैग, वो 2000-3000 का है। लोगों के जूते लग्जरी ब्रांड के होते हैं, 4000-5000 के। उतारोगे क्या लोगों के पांव से? वो ये पाकिस्तान है, यहां पर लेकर के आ गए हैं पाकिस्तान को। अब ये टीम बनी हुई है, कानून बना दिया है, अब थोक के हिसाब से मोबाइल जमा हो रहे हैं जनाब, सामान जमा हो रहा है वेयर हाउसों में, बिकेगा ब्लैक मार्केट में, पैसा बनेगा। इसके अलावा दूसरी कौन सी वजह है ये कानून बनाने की? अब ये है आपका पाकिस्तान। अब आगे आपके साथ खबर शामिल करूंगा इमरान खान के हवाले से, जो बुशरा बेगम पर इतनी शदीद तनकीद, एक गंदा घटिया खेल खेला गया कुछ लोगों की तरफ से, जो बुशरा बेगम को इररिलेवेंट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर इल्ज़ामात। मैंने ट्विटर पे एक वीडियो पोस्ट की कि किस तरह फायरिंग के बाद वहाँ पे स्पीकर पे ऐलान होता रहा कि बुशरा बेगम वहाँ अकेली खड़ी है, उनके पास आप जाएं, और उन्होंने फिर आके इसका इजहार भी किया। उन्होंने कहा भी कि मैं इतने बजे तक वहाँ खड़ी रही। फिर भी बुशरा बेगम को जिस तरह बदनाम करने की कोशिश की गई, ये एक सोची समझी साजिश थी। देखें, बुशरा बेगम इस वक्त एक वो खातून है, इमरान खान की बहनें या इमरान खान की बीवी, जिनके ऊपर लोग भरोसा कर रहे थे। वो खान साहब के सबसे करीब हैं, लीडरशिप के ऊपर से तो भरोसा उठ गया लोगों को। तो अब ये वो लोग हैं, खान साहब की बहनें या खान साहब की बेगम, जो किसी भी इज्तिमा के लिए, किसी भी कॉल के लिए लोगों को बुला सकते हैं, लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, तहरीक चला सकते हैं। तो एक सोची समझी साजिश के तहत इनको इररिलेवेंट करने की कोशिश की गई है। तो खान साहब का एक अहम बयान, मशाल यूसुफ जई स्पोक पर्सन है बुशरा बेगम की, उन्होंने एक लंबा सा ट्वीट लिखा कि किस तरह वो कल गई बुशरा बेगम, 9 घंटे अदालत वहाँ पे चली। आखिर में खान साहब के हवाले से बड़ा अहम पैगाम आपके साथ शामिल कर दूँ। वो कहती हैं कि कल बीबी ने खान साहब को तमाम सूरत हाल से आगाह किया, बहुत कुछ खान साहब को पता नहीं था। मुझे खान साहब ने कहा जाग के अवाम को बताएं, मेरी बीवी सियासत नहीं जिहाद कर रही है और मुझे इन पर फ़ख्र है। जो जुल्म इन लोगों ने किया है, हमारे लोग शहीद और लापता हैं, भूल जाएं कि हम चुप बैठ जाएंगे। आज ट्विटर पे मैंने एक ट्रेंड स्टार्ट किया है कि जहां आप ये सवाल पूछते हैं गोली क्यों चलाई, वहां दूसरा सवाल लाजमी पूछें, FIR क्यों नहीं कटवाई। इमरान खान की वाज़ेह हदायत मौजूद हैं कि मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के ऊपर FIR कटवाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपकी हुकूमत है, कम से कम वहाँ आप दरख्वास्त तो दे सकते थे। 12 लोग अपने मुंह से मान रहे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के शहीद कर दिए गए गोलियों से। किसी अदालत में दरख्वास्त नहीं दी गई, कहीं पर FIR नहीं काटी गई, नामालूम के नाम पर ही काट देते लेकिन नहीं काटी गई। तो अब जनाब आली, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि इस वक्त इमरान खान साहब अपनी बीवी की तारीफ़ कर रहे हैं और खुल के कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो तो जिहाद कर रही हैं, वो सियासत नहीं कर रही। अब उन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा जो पिछले इतने दिनों से बुशरा बेगम के खिलाफ नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल करते हुए उन्हें इररिलेवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बताता हूँ वो बात जिस पर आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब फरमाते हैं, मुआशरे से करप्शन की आदत ख़त्म करने के लिए कोशिशें जारी रखनी होंगी। ये आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी का एक वज़ीर पेट्रोलियम, जिसने गैस के इल्लीगल कनेक्शन दिए, इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर 479 अरब रुपए की करप्शन की। कितने की? 479 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम था एक वजीर के ऊपर। यह पता है कितनी बड़ी रकम होती है? तरबेला डैम की असल लागत जो है ना, वो 1.49 बिलियन अमरीकी डॉलर हैं। अगर आज की इन्फ्लेशन रेट को निकाल कर कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी रुपयों में तो ये बनते हैं 447 अरब रुपए। यानी कि डॉक्टर आसिम जो पैसे लूट करके गया था, उसमें से सिर्फ 447 अरब ही वापस कर देना तो नया तरबेला डैम पाकिस्तान के अंदर बनाया जा सकता है। फिर भी पैसे बच जाएंगे। ये एक वजीर की करप्शन है। हाय ओ मुहाफ़िज़ो, किनको लाके बिठा दिया वज़ीर आज़म हाउस और सदर हाउस में तुमने। जनाब आसिफ अली जरदारी की करप्शन की ये एक दास्तान नहीं है। 15 करोड़ रुपए बक्से में बंद करके दुबई लेके जाते हुए अयान अली पकड़ी गई एयरपोर्ट पे। अगलों ने डॉलर वसूल किए निकाल करके, और फिर जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर था उसको गोली मार दी गई। और अयान अली आज भी दुबई के किसी विले में रहती है। हाय ओ मुआफ़िज़ो, किनको बिठा दिया हमारे ऊपर। पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये एक केस नहीं है,
स्विस बैंक अकाउंट्स के अंदर $60 मिलियन आसिफ अली जरदारी ने जमा करवाए। नवाज शरीफ की हुकूमत में इसके ऊपर केस बना था। कितने? $60 मिलियन स्विस बैंक के अंदर। सराय महल का केस है जरदारी के ऊपर। लंदन में महंगा मैंशन जो इन्होंने गैर कानूनी तरीके पर खरीदा, 4.35 मिलियन पाउंड इन्होंने उसका दिया, आज तक हिसाब नहीं दे सके। आयो माफसो, किधर लेके आयो पाकिस्तान को। पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये लोग हमारे सरों पर मुसल्लत किए गए हैं, हारे हुए। सदर हाउस के अंदर, वजीर आजम हाउस के अंदर। दूसरा देखो, शहबाज शरीफ कहता है जो लोग ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और अवाम की मेहनत से कमाई गई आमदनी लूटते हैं, उन्हें अपने अमाल के नताइज का सामना करना पड़ता है। हुकूमत अकेले करप्शन से नहीं लड़ती। पाकिस्तानियों आओ मिलकर खड़े हों। पाकिस्तानी मिलकर खड़े होते हैं, डी चौक में गोलियां मार देते हो तुम वो लुटेरे हो जो अपना माल बचाने के लिए पूरे मुल्क को आग लगा सकते हो, पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी को तंदूर में झोंक सकते हो सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए। पिछले 2 साल से जो तुम कर रहे हो, इस मुल्क की अदालतों को गुलाम बना लिया तुमने, इस मुल्क में आइन को तोड़ा तुमने, अपनी मर्जी की सतरें लिखवा दी तुमने आइन के अंदर। इस मुल्क में जुल्म और बर्बरियत, मुल्क के मकबूल तरीन लीडर पे गोलियां तक चलवा दी गई। लोगों के घरों में घुस के माओ बहनों बेटियों को की आबरू को तार तार करने की कोशिश की गई। लोगों के मुंह में सरेआम सरों में गोलियां मार दी गई डी चौक के अंदर, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी करप्शन का पैसा बच सके। तुम्हारे एक मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से 16 अरब रुपए निकले और फिर उसको दुबई में हार्ट अटैक आ गया। चपड़ासी के अकाउंट में 16 अरब रुपए, चपड़ासी के अकाउंट में। जरा देखें इनकी करप्शन। शहबाज शरीफ पर करप्शन के मुतअद्दिद इल्जामात हैं, जिनमें सबसे मशहूर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इस केस में उन पर 16 अरब रुपए की रकम को गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल करने का इल्जाम है। ये रकम मुख्तलिफ बेनामी अकाउंट्स के जरिए मुंतकिल की गई, जिन्हें कम तनख्वाहदार मुलाजिमीन के नाम पर रखा गया। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने इस मामले में 28 बेनामी अकाउंट्स का सुराग लगाया और दावा किया कि यह रकम इन मुलाजिमीन के जरिए बैरून मुल्क भेजी गई थी ताकि शहबाज शरीफ और इसके खानदान के अफराद को फ़ायदा पहुँच सके। शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ ये केस 2008 से 2018 के दौरान के मालियाती लेन देन पर मबनी है और इसमें 17,000 क्रेडिट ट्रांजैक्शंस शामिल हैं। 17,000 क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यार अंदाजा लगाओ कितने लोग ओवरसीज यहां पे देख रहे हैं। महीने में एक बार आप पैसे भेजते हैं अपने वालिदैन को, साल में 12 महीने होते हैं, 2 साल में 24 महीने होते हैं, 3 में 48 हो जाते हैं। 3 बार भी अगर आप पैसे भेजें तो आपकी जिंदगी भर की जो आप बैरून मुल्क में मौजूद हैं, आपकी 500 से भी ऊपर ट्रांजैक्शंस नहीं होती। इनकी 17,000 ट्रांजैक्शंस कैसे हो गई? इन्होंने अरबों रुपया लूट कर इस मुल्क का बाहर लेकर के चले गए, खा गए, पाकिस्तान को बर्बाद कर गए। और मुहावजों ने इन हारे हुओं को, इन मुस्तरद शुदा को, इन रद्द किए हुओं को उठा करके बिठाया मुल्क की आला तरीन मसनद के ऊपर ताकि ये मजीद इस मुल्क को लूट सकें। आयो मुआवजो, पढ़ो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो जरदारी और शहबाज और नवाज और इसकी बेटी और शहबाज के बेटे और जरदारी का बेटा, अगर सिर्फ इनकी करप्शन का पैसा वसूल कर लिया जाए ना, जब ये ऊपर करप्शन कर रहे थे तो नीचे पूरी काबीना कर रही थी, पूरे जितना भी स्टाफ था सब कर रहे थे, लूट रहे थे 2-2 हाथ से। अरबपति बन गए मोहसिन नकवी जैसे कड़शे भी। आज मोहसिन नकवी की बीवी की जायदाद $500 मिलियन तो सिर्फ दुबई के अंदर पड़ी हुई है। 3 ओहदे लेकर के इस वक्त मुल्क में बैठा हुआ है, दोनों हाथों से कमा रहा है, खुद भी खा रहा है, उनको भी खिला रहा है जो लेकर के आए हैं। ये हाल हुआ है पाकिस्तान का। सिर्फ आसिफ अली जरदारी की, मैं अक्सर कहता हूँ, और नवाज शरीफ की 1.6 और 1.8 बिलियन डॉलर की मालियत है। इनके बच्चों को छोड़ दें जो इनके नाम पर अकाउंटों में पैसा पड़ा हुआ है। ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर आप 100 साल तक बगैर छुट्टी किए 5 करोड़ की दिहाड़ी लगाएं, 100 साल तक, तब जाकर के ये रकम बनती है 1.8 बिलियन डॉलर। कौन सा कारोबार था आसिफ अली जरदारी का? दुनिया में कोई बड़ी इसकी कंपनी बताओ, कोई एप्पल है इसकी, कोई माइक्रोसॉफ्ट है इसकी, कोई नोकिया है इसकी, कोई टेस्ला है इसकी, क्या है इसके पास? गूगल पे जाके सर्च करो तो आता है एग्रीकल्चर से पैसा बनाया है। कहाँ से? गोभी, भिंडियाँ, ठिप्पर, मूलियाँ, ये लगा करके इसने ये पैसा कमाया। और लोहे का कारखाना लाहौर में लगा हुआ है, उससे 1.8 बिलियन
یہ نواز شریف نے صرف ذاتی کما لیا، بچوں کی جائیدادیں چھوڑ دیں، ان ظالموں، جابروں، چوروں، لٹیروں کو لا کر کے مسلط کیا گیا ہے ہمارے اوپر۔ گوگل پہ نام لکھ کر کے دیکھو، مسٹر 10% آتا ہے ان کے نام کے ساتھ، نام لکھ کر کے دیکھو گوگل کے اوپر، پیناما سے لے کر کے پاکستان، دنیا کے ہر رسالے کے اندر، ہر اخبار، ہر ٹی وی چینل کے اوپر، یونیورسٹیوں کے اوپر ان کی کرپشن کے اوپر لیکچر دیے جاتے ہیں کہ جو ملک، جن ملکوں کے رہنما ایسے ہوتے ہیں ان ملکوں کا یہ حال ہوتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، یہ لا کر کے ہمارے سروں پہ مسلط کیے گئے۔ آئے ہو معافظو، پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت سارا خیال رکھنا اپنا، اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔